हेलो स्टूडेंट्स, आज शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे एक डेफिनेशन से। तो सिंप्लीफाइड एक डेफिनेशन हो सकती है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक प्रोसीजर ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इन ग्रुप्स एंड सब ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। मीन्स ऑर्गेनिजम्स की सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पर इनको ग्रुप्स और सब ग्रुप में डिवाइड करने की साइंटिफिक प्रोसीजर को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नाम दिया जाता है। सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने दिया था। उन्होंने कोशिश की थी कि ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफाई किया जाए। इसके लिए उन्होंने तमाम ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज में बांटा, प्लांट्स और एनिमल्स। यानी कोई ऑर्गेनिज्म या तो प्लांट हो सकता था या एनिमल हो सकता था। प्लांट्स को भी इन्होंने तीन सब कैटेगरीज में डिवाइड किया, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज। इसी तरीके से एनिमल्स को भी इन्होंने दो कैटेगरीज में बांटा, पहला जिनमें रेड ब्लड था और दूसरा जिनमें रेड ब्लड नहीं था। प्लांट्स में पहली कैटेगरी हर्ब है। हर्ब में वो प्लांट लिए गए जिनका कि तना बहुत मुलायम होता है। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं पालक, तो ये हर्ब में आते हैं, घास हर्ब में आती है। दूसरी कैटेगरी थी श्रब। श्रब का मतलब होता है हम लोग अपनी आम बोलचाल की भाषा में इनको झाड़ियां कहते हैं। तना मजबूत होता है, ऊपर तक जाता है, थोड़ा ऊपर तक जाता है, कुछ फीट तक ऊपर जाएगा और उसके बाद इसमें ब्रांचिंग होगी, बहुत घनी ब्रांचिंग होती है। तीसरी चीज है ट्रीज। ट्रीज का मतलब पेड़ होता है, आसपास हम लोग देखते हैं अपने पेड़ में तना मजबूत होता है, ज्यादा ऊपर तक जाएगा और फिर उसके बाद जाने के बाद ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। तो ये सिंपल क्लासिफिकेशन दिया था एरिस्टोटल ने। इसके बाद लीनियस ने एक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया जिसको कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में उन्होंने किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया। यानी कि जो एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्लांट्स और एनिमल्स थे, उनको उन्होंने डिवाइड कर दिया किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम लीनियस ने 1758 में दिया था और इस सिस्टम के तहत इन्होंने तमाम ऑर्गेनिजम्स को प्लांटी और एनिमेलिया में डिवाइड कर दिया था। प्लांटी में एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा आते थे। और इसी तरीके से एनिमेलिया में देखें तो सिलेंड्रेटा, पोरीफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, मोलस्का, निमेटेहेल्मिन्थीस और एनीलिडा, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, ये सब आते थे। कुछ समय तक तो ये सिस्टम चलता रहा, इस पर क्लासिफिकेशन होता रहा, लेकिन बाद में इसमें तीन मुख्य तरीके की डिफिकल्टीज आईं। वो तीन तरीके की प्रॉब्लम्स क्या थी उनके बारे में बात करेंगे। पहला, एल्गी हम जानते हैं कि अब दो तरीके की हैं, ये यूनिसेलुलर भी एल्गी होती है और मल्टी सेलुलर भी होती है। मल्टी सेलुलर भी होती है। तो एल्गी दो तरीके की होगी, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ये दोनों तरीके की एल्गी एक ही किंगडम प्लांटी में थी। इसी तरीके से फंजाई में भी यूनिसेलुलर फंजाई भी होती है और मल्टी सेलुलर फंजाई भी होती है। दोनों तरीके की फंजाई एक ही किंगडम प्लांटी में थी। ये एक दोष था इसका, ये डिफिकल्टी थी। दूसरा, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है। बैक्टीरिया होती है प्रोकैरियोटिक, इसका न्यूक्लियस अलग तरीके से होता है। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। जबकि बाकी के प्लांट्स यूकैरियोटिक हैं, केवल बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है।
तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को एक ही जगह पे रखा गया था। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होती है और ये यूकैरियोट्स के साथ में रखी गई थी। तो हम कह सकते हैं कि पहली डिफिकल्टी तो ये थी कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ रखा गया। दूसरी, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स को एक साथ में रखा गया था। तीसरी चीज अगर हम देखें तो फंजाई हमारी हेट्रोट्रॉपिक है, ये अपना फूड खुद नहीं बना सकती, जबकि बाकी के प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ में कोई डिवीजन नहीं किया गया था। तो ये तीन मेजर डिफिकल्टीज थी जो कि इस सिस्टम के साथ जुड़ी हुई थी। पहला, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट ना करना। दूसरा, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट ना करना। दूसरा, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट ना करना। और तीसरी चीज, ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉप्स को एक ही जगह पे रखना, उनको सेपरेट ना करना। तो तीन मुख्य वजह थी जिसकी की वजह से एक नए किंगडम, नए क्लासिफिकेशन सिस्टम की ज़रूरत महसूस हो रही थी। इसके बाद आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, लेकिन वो हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। हम सीधे बात करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। विटेकर से पहले, यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से पहले 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम चलता था और इसमें 4 किंगडम हुआ करते थे। वो 4 किंगडम थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। ये 4 किंगडम थे। विटेकर ने एक अलग से किंगडम जोड़ा जिसको कि बोलते हैं फंजाई। इस किंगडम के जुड़ने से प्लांटी में से हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स, फंजाई अलग हो गए। जो मेन क्राइटेरिया इस्तेमाल की गई थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिए, वो विटेकर ने यूज़ की थी। पहला, सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर का मतलब हो गया यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इस बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया। सेकंड है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, इस बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक है, हेट्रोट्रॉपिक है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मीन्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन किया गया। जैसे कि मोनेरा सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोट्स है, और इसके बाद जब इन्हीं में एवोल्यूशन हुआ, ये इवॉल्व हुए प्रोटिस्टा में, जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, जो कि इनसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसी तरीके से प्रोटिस्टा आगे चल करके और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आते चले गए और लास्ट में आता है हमारा एनिमेलिया। तो इस हिसाब से देखें तो इन सारे किंगडम्स में एक रिलेशनशिप है जिसको कि बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब बात करेंगे मेरिट्स के बारे में। इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से क्या फायदा हुआ? तो पहली चीज ये देख लें कि फंजाई बनी। फंजाई में जो फंजाई पहले प्लांटी में थी, फंजाई में जितने भी मेंबर्स हैं वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, वो पहले प्लांटी में थे, अब उनको अलग कर लिया गया। एक तो चीज़ ये हुई। दूसरी चीज़ ये हुई कि मोनेरा में प्रोकैरियोट्स रखे गए जो कि पहले प्लांटी में रखे जाते थे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में, वो अब आ गए थे, उनके लिए एक अलग किंगडम बन गया था मोनेरा। तीसरी चीज है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स रखे गए। इससे हुआ ये
कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो कि पहले एनिमल और प्लांट दोनों में ही रखे जा रहे थे, जैसे कि यूग्लिना, तो उनको अपना एक जगह मिल गई, उनको अपना एक किंगडम मिल गया जिसमें कि इनको रखा जा सकता था, वो प्रोटिस्टा थे। ये हुई मेरिट्स की बात। अब है डिमेरिट्स। डिमेरिट में अगर हम देखें तो प्रोटिस्टा जिसमें कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आ रहे थे, इसमें एनिमल प्रोटोजोअन्स भी हैं और यूनिसेलुलर प्लांट्स भी हैं। तो प्रोटिस्टा में प्लांट्स और एनिमल्स, यूनिसेलुलर प्लांट्स और एनिमल दोनों ही आ जाते हैं। इसके अलावा एल्गी में, जो कि प्लांटी में आता है, उसमें यूनिसेलुलर एल्गी भी हैं, मल्टीसेलुलर एल्गी भी हैं, और ये दोनों यूनिसेलुलर एल्गी, मल्टीसेलुलर एल्गी साथ ही साथ प्लांटी में हैं, जैसे कि क्लोरेला जो कि एक यूनिसेलुलर एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास जो कि एक यूनिसेलुलर एल्गी है। उसको होना चाहिए था प्रोटिस्टा में, मगर वो प्रोटिस्टा में नहीं है, वो अभी भी प्लांटी में है। तीसरी चीज ये है कि इस पूरे क्लासिफिकेशन सिस्टम में वायरस, वायरॉइड्स और लाइकेन, इनके लिए कोई जगह नहीं है। तो ये इसकी डिमेरिट्स हैं। आगे हम लोग बात करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में।